जो बात आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली है वो यह है कि राष्ट्रीय महत्व के मामले में राज्य ने अदालत के आदेश के अनुपालन में अपनी रिपोर्ट उचित रूप से दाखिल करना भी आवश्यक नहीं समझा, जबकि निर्देश पर शपथ पत्र पर दाखिल करने का था। इसके बजाय एक अधूरी और टाल मटोल वाली रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, जिसमें ये नहीं बताया गया कि अदालत के आदेश के बावजूद भूमि हस्तांतरण के लिए तिथि और स्थान के अनुसार क्या कार्रवाई की गई है। दोस्तों, ये शब्द हाईकोर्ट के हैं, कोलकाता हाईकोर्ट के, और ममता बनर्जी सरकार के लिए है, लेकिन जिस मामले पर यह कहा गया वो पूरे देश को चौंकाता है, क्योंकि ममता बनर्जी को इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सबसे अहम मसला है उस पर गौर करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। नमस्कार, नरेंद्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चुनाव की चर्चा के बीच में हम एक ऐसी खबर पर जा रहे हैं जो खबर इस देश को चौंकाती है, दहलाती है और डराती है। साथ में दिल्ली में बैठे हुए लोगों से सवाल भी करती है, यदि कोई राज्य की कोई नेत्री या नेता कुछ यदि वोटों से सत्ता में आता है तो क्या वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की ताकत हासिल कर सकता है? क्या अदालतें उसको इसी तरह के शब्दों के साथ आगे तारीख पर तारीख लगाती रहेंगी और उधर से करोड़ों लोग घुसते रहेंगे, घुसपैठ करते रहेंगे और इस देश की सुरक्षा को खतरे में डालते रहेंगे? दरअसल ये मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, जहां इस बात के लिए लड़ाई चल रही है कि ममता बनर्जी की सरकार उस जमीन को ट्रांसफर नहीं कर रही है जिस जमीन का मुआवजा भी बीएसएफ दे चुकी है। यानी केंद्र सरकार वो मुआवजा दे चुकी है, लेकिन जो ममता सरकार है उसने वो जमीन नहीं की है। ये मामला 22 तारीख को हुआ दोस्तों, और इसमें सुनवाई हो रही थी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ी जबरदस्त फटकार भी लगाई है। कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें भारत बांग्लादेश सीमा के 9 जिलों में जो फेंसिंग लगनी है यानी बाढ़ बूंदी होनी है, उसके लिए जमीन सौंपने को जो कहा गया था वो नहीं दी गई है, और अपने उस पर अधिकारियों पर उसने 25,000 का वो जो जुर्माना ठोका है। न्यायमूर्ति जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश भी हैं सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि 127 किलोमीटर की जो जमीन है 127 पॉइंट समथिंग की, उसमें से सिर्फ 8 किलोमीटर की जमीन जिसे पहले से अधिकृत किया गया था उसी को राज्य सरकार ने बताया है। इससे पहले 27 जनवरी के निर्देश देने के बावजूद आज तक सिर्फ इतना सोचा गया है। 22 अप्रैल को यह हुआ, जबकि 27 अप्रैल की जो कहानी मैं आपको बता दूं, 27 जनवरी को एक अंतरिम आदेश था जो पूर्व सेना प्रमुख सुब्रत साहा की एक पीआईएल पर था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सीमा पर बीएसएफ को जो जमीन नहीं मिल रही है जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो रहा है, इसके लिए अदालत में जाना पड़ रहा है। इस देश में केंद्र सरकार को या बीएसएफ को ये सोचने की बात है, लेकिन ये बंगाल है दोस्तों, यहाँ मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम आपको इस पीआईएल का पहले वो बताते हैं आधार क्या है, चूंकि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं होगा। पहले ये था कि पहली श्रेणी में वो भूमि है जो पहले से अधिग्रहित की गई है और जिसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मुआवजा मिल चुका है, लेकिन उसका केवल आंशिक हिस्सा बीएसएफ को सौंपा गया। दूसरी श्रेणी की जमीन है जिसकी अधिग्रहण और खरीद की प्रक्रिया प्रत्यक्ष खरीद नीति के साथ, यानी सीधे तौर पर उससे जो जमीन का मालिक है उससे खरीदी जा चुकी है, लेकिन अंतिम रूप नहीं ले चुकी। ये अलग अलग चरणों में अटका दी गई है क्योंकि इसमें राज्य सरकार की अनुमति लंबित है, यानी राज्य सरकार उसको दे नहीं रही है। ये मामला घुसपैठ का है जो बार बार चुनौती देती है ममता बनर्जी की, साहब वहां सरकार बीएसएफ की है और बीएसएफ क्यों नहीं रोकती, उसका कारण आपको यहां समझ में आएगा। और तीसरी इसमें श्रेणी है जिसके लिए अभी जमीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार से जो मदद चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। पहली जो जमीन थी उसमें कुल 198.252 किलोमीटर की जो जमीन थी, जो 24 परगना उत्तर, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में फैली हुई है। हाई कोर्ट ने नोट किया कि केवल 70 किलोमीटर जमीन को सौंपा गया है। इस जमीन के सारे पैसे दिए जा चुके हैं, मुआवजा दिया जा चुका, राज्य सरकार को मिल चुका, लेकिन
199 आप मान लीजिए उस किलोमीटर में से महज 70.925 ही किलोमीटर जमीन अब तक सौंपी गई है और राज्य सरकार को कहा गया था कि 31 मार्च से पहले बची हुई जमीन उनको सौंप दे। अन्य अब आप ये सोचिए राज्य सरकार क्यों नहीं सौंप रही है। आप तर्क देखिए, जो तर्क ममता सरकार दे रही है, क्या उनको तर्क कहा जा सकता है या आप उसको कुतर्क में रखेंगे। राज्य सरकार ये तर्क दे रही है कि आवश्यक भूमि के अधिग्रहण में देरी का कारण एसआईआर है साहब, और एसआईआर में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जो सैकड़ों कर्मचारी वहां बैठकर एस्प्लेनेड के सामने रोटियां तोड़ रहे थे, जो ये बात के लिए कि साहब इतने मर गए, फला मर गए और देश के बाकी हिस्सों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तमाम लोग किसी सरकार के इशारे पर ये हैं। ये साफ दिखता है किसका सरकार है, लेकिन अदालत ने ये तर्क माना है नहीं। हम आप कह रहे इससे पहले अदालत ने उसको खारिज कर दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि जब पहली श्रेणी की जमीन के लिए अन्य कोई कारण बाधा नहीं बनने चाहिए, इस जमीन को तो सीधे तौर पर दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ हो चुका, पैसा दिया जा चुका, आपको मुआवजा मिल चुका, राज्य सरकार को सब मिल चुका, तो इसको क्यों रोका जा रहा। एसआईआर प्रक्रिया हमारे विचार से इस प्रक्रिया को तेज करने और 9 जिलों में भूमि सौंपने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। ये कोर्ट के आदेश में बता रहा हूं आपको। केंद्र ने तब प्रार्थना, ये अपनी प्रेयर थी केंद्र की कि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो भूमि जल्दी से जल्दी दे ताकि बाढ़ लगाई जा सके और ताकि सीमा पार से आतंकवाद घुसपैठ को रोका जा सके। ये उस वक्त हो रहा है जब बंगाल में जिहादियों की सरकार ने हजारों हिंदुओं का जो जीना हराम कर दिया, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनको लिंच किया जा रहा है, उनकी औरतों के साथ बेइज्जती की जा रही है, और ये सारे बांग्ला बोलने वाले लोग हैं। ये इसी बंगाल के हिस्सा हुआ करते थे कभी। ये तमाम लोग वही हैं, ये वही हिंदू हैं जिनकी भाषा बांग्ला है, जो ना हिंदी बोलते हैं ना कोई और भाषा बोलते हैं। ये उनके साथ हो रहा है और उस पर ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को मालूम है कि जो जिहादी यहाँ बैठे हुए हैं वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं को तो बनाया इसलिए गया है अल्लाह की तरफ से कि उन पर यह अत्याचार हो सके। ये साफ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब राज्य ने अपनी सहमति दी थी कि हाँ, बाढ़बंदी राष्ट्रीय हित में तो है, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन जमीन नहीं अभी तक दी गई है। शेष भूमि के हस्तांतरण का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में जो अनुपालन रिपोर्ट, यानी आपको जो आदेश दिया गया उसके पालन की रिपोर्ट पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा जाए। अब 25 मार्च को जो राज्य सरकार ने रिपोर्ट दाखिल की थी वो कोई शपथ पत्र नहीं था, यानी कोई एफिडेविट नहीं था। इसी पर नाराज हुआ कोर्ट ने रिपोर्ट का आकलन किया, नोट किया कि ये दर्शाता है कि जो बची हुई 127.32 किलोमीटर जमीन है उसमें से केवल 8 किलोमीटर जमीन राज्य द्वारा बीएसएफ को सौंपी गई है, जबकि 27 जनवरी का क्लियर कट आदेश था इस जमीन को देने के लिए। अब चूंकि ये 22 अप्रैल को राज्य इसमें सुनवाई हो रही थी, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि जो शपथ पत्र दाखिल नहीं किया उस पर अपना आदेश दिया कि जो 25/3 यानी 25 मार्च 2026 को जो जिस पर इस रिपोर्ट पर कवरिंग लेटर जो है पश्चिम बंगाल के विशेष सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है, यानी उसने हस्ताक्षर किया हुआ है, और जो अनुपम मिश्रा संयुक्त निर्देशक L&NLR और R&R जो भूमि जमीन का भूमि सुधार शरणार्थी राहत और पुनर्विकास विभाग को देखता है, ये इस पर एक एफिडेविट देने के लिए कहता है। लेकिन इसमें 25/3 मार्च को संयुक्त निर्देशक ने जो रिपोर्ट दाखिल की वो कोई एफिडेविट नहीं है। अब राज्य सरकार को जो जितना समय था उससे 2-3 सप्ताह का अधिक समय दिया गया था, लेकिन अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा, इसका कोई कारण नहीं बताया गया। दरअसल दोस्तों एक बात ये भी है, ममता ये समझ चुकी है कि सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी उस पर कोई एक्शन ले सके। सीधा कोई एक्शन लेती हुई सरकार दिखती नहीं है, और ये बातें बहुत काम आती है। चुनाव के बीच में हम ये खबर बात कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी लगें जो चुनाव से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इस खबर से रिलेटेड है। इस खबर को हम किसी भी वक्त पढ़ रहे होते तो ये खबर इसी तरह बोली जा सकती थी जैसा हम बोल रहे हैं। सुनवाई की अगली तारीख है 13 मई को है, और राज्य से कहा गया कि वो 27 जनवरी के आदेश के अनुपालन में जिला वार और दिन प्रतिदिन जो कदम उठाए गए हैं उनको लेकर एक विस्तृत तौर पर हलफनामा फाइल करे। अब आपके साथ सवाल ये होता है कि भाई ये सरकार जमीन क्यों नहीं दे रही है। सरकार का आधिकारिक पक्ष तो आपने जान लिया कि साहब राज्य अधिकारी जो है व्यस्त हैं और वोटर लिस्ट रिवीजन में लगे हुए, लैंड एक्विजिशन की जटिल प्रक्रिया है, और 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट को हमने चूंकि पूरी तरह अपनाया नहीं है,
जैसे डायरेक्ट परचेज आदि। इसीलिए उन्होंने कहा कि साहब लैंड फॉर फेंसिंग इज नो इशू है, लेकिन केंद्र को, असली कहानी सुनिए, केंद्र को पहले बीएसएफ ज्यूरिसडिक्शन को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जो बढ़ाया गया था उसको वापस लेना चाहिए। यानी दावा किया कि लैंड पहले ही सेंट्रल एजेंसी को दी जा चुकी। ये दावे ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। समझिए कि ममता बनर्जी की सरकार ये केंद्र के साथ मोलभाव कर रही है कि आप जो कानून पास कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप 15 किलोमीटर ले कि 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ का एक्ट लागू करें। ये सब वो है जो उनको तलाशी का अधिकार देता है। ये इसके खिलाफ है क्योंकि ये 50 किलोमीटर की बाढ़ इस पूरे देश में घुसपैठ के लिए, और चूंकि ये बंगाल का मसला नहीं है, जितने चाहे बंगाल के लोग इस पर अपनी बंगाली अस्मिता की बात करें या करें, ये पूरे देश की सुरक्षा का मसला है। ये आपको छूट दी नहीं जा सकती बॉस कि आप 50 किलोमीटर के एरिया में आतंकवादियों की और उनकी घुसपैठ की शरणगाह बनवा दें और बाकी देश पर उसके हमले होते रहे, क्योंकि यहां से जाने वाले बाबू भाई 100 किलो आरडीएक्स यूपी में सप्लाई कर चुका। आईएम के ट्रेनिंग कैंप में बहुत सारे आतंकी यहां से निकलकर दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों पर हमला करते हैं। हो सकता है आपके लिए भाईचारा हो, आप बंगाल में किए गए कत्लों को भूलते हैं, आप 1946 में जो सरेआम कलकत्ता की सड़कों पर हुआ नंगा नजारा, वो आपकी स्मृतियों से शेष हो सकता है, लेकिन देश याद रखता है। आपकी नजर में बांग्लादेश में जो इस समय महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं, आपकी नजर में वो बांग्ला भाषा के लिए दिए जा रहे बलिदान हो सकते हैं, लेकिन इस देश के लिए इतने बड़े बलिदान देने की एक सीमा हो सकती है। लेकिन जो असली कहानी है उस पर अगर गौर करेंगे तो असली कारण है डेमोग्राफी और वोट बैंक। सबसे बड़ा आरोप यही टीएमसी सरकार के पास है कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट, विशेषकर मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पोरस बॉर्डर से घुसपैठ आसान रहती है, डेमोग्राफी बदल रही है, कुछ इलाकों में मुस्लिम पॉपुलेशन का शेयर बढ़ता है और वो टीएमसी का कोर वोट बैंक बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा डेमोग्राफी बदल रही है उतना ज्यादा टीएमसी के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी को खड़ा होने में कमजोरी आ रही है, यानी वो वहां और कमजोर होती जा रही है। अमित शाह जैसे नेता इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन फॉर वोट बैंक है। इसको ये भी कहा जाता है क्योंकि अनफेंसिव बॉर्डर स्मगलिंग यानी कैटल स्मगलिंग, जो खासतौर से गाय की है, फेक करेंसी उसके लिए जो पाकिस्तान के लिए कॉरिडोर बनता है, ड्रग्स जो यहाँ से वहां जाती है वहां से आती है, और इन्फिल्ट्रेशन ये कंटिन्यू है जो स्थानीय यहाँ की राजनीति में इस समय सत्तारूढ़ पार्टी के मुताबिक दिखता है। बीएसएफ को फुल कंट्रोल देने से लोकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। इसीलिए इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं ज्यादातर चीजें आपको हिंदू जैसे अखबार में लिखी हुई दिखे हैं, और सेंटर स्टेट का जो टसल है, टीएमसी लगातार टकराव में रहती है। वो दिखाना चाहती है, चाहे वो एनआरसी का हो, चाहे वो सीए का विरोध हो, बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन विस्तार हो, बॉर्डर मैनेजमेंट केंद्र का इशू है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टांग वहां फंसाती रहती है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और इसीलिए फेडरलिज्म और स्टेट राइट के बीच का ये कहकर इसका झगड़ा बनाया जाता है। प्रशासनिक मुद्दे, लैंड ओनर से रजिस्ट्रेशन, कंपनसेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतने बड़ी चीजें थी जिनका हम लोग ये देखें कि ये दोस्तों, मुझे लगता है कि अच्छा हम लोग और बाकी राज्यों में क्या हो रहा होगा ये भी बात कर सकते हैं कि बाकी राज्यों में इससे पहले क्या हुआ। असम में सुप्रीम कोर्ट के 2014-15 के ऑर्डर के बाद फेंसिंग लगभग पूरी हो चुकी, 97% फर्स्ट से सेकंड फेज में होगी। अन्य राज्यों में अगर देखें तो लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस थे, लेकिन सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष रूप से वेस्ट बंगाल की लैंड पॉलिसी नॉन एडॉप्टेशन 2013 एक्ट को कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फार श्योर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बताया था कि ये बहुत धीमा है, और वो है। तो 2023 में इस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी, तो उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा बयान दिया था कि वेस्ट बंगाल की नॉन कोऑपरेशन ने फेंसिंग को सब्सटेंशियली हैंडल्ड कर दिया, यानी उसको पीछे ले गया। कोई भी राज्य किसी भी मसले में आज तक दशक भर तक ऑलरेडी एक्वायर्ड या कंपेंसेशन लैंड को हैंड ओवर करने में कभी इतना नहीं हिचकाया जितना वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये सीधे तौर पर वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल विल है जो इसको रोकना चाहती है। अन्य स्टेट ने नेशनल सिक्योरिटी को सीधे तौर पर प्राथमिकता दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस पर हम लोग बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 का जो सेक्शन 6 से रिलेटेड था, उसने इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को एक्सटर्नल एग्रेशन माना था, बाहरी हमला माना था। बॉर्डर को फिजिकल बैरियर यानी फेंसिंग और वॉल से इंटेंसिफाई पेट्रोलिंग और चेक पोस्ट से सुरक्षित करने का आदेश दिया था। लैंड बिटवीन बॉर्डर एंड रोड को
हैबिटेशन फ्री रखने के लिए कहा था, तो वहां कोई भी हैबिटेशन नहीं होना चाहिए, यानी वहां कोई भी आबादी नहीं होनी चाहिए। आसाम स्पेसिफिक बॉर्डर प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया गया था। सेंटर को फ्री जो फेंसिंग है उसको एक्सिलरेट करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में क्या कहा, इंडो बांग्ला बॉर्डर को फेंसिंग के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाने के लिए कहा गया। 2023 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब वेस्ट बंगाल को बाकायदा दोषी ठहराया जब सेंटर ने तो लैंड एक्विजिशन को तो डिले करने के लिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी चीजें उस समय सरकार के लिए कही थी, लेकिन दोस्तों उस समय भी कुछ नहीं हुआ था। पूरा मामला मैंने आपको बताया, इंडो बांग्लादेश के पीछे फेंसिंग 1980-90 के दशक से शुरू हुई थी, गैप्स बने रहे थे। वेस्ट बंगाल में ये 2216 किलोमीटर है, फेंसिंग इनकम्प्लीट है, जहां मतलब पूरी के बाद इसमें इनकम्प्लीट है। 2025 में इस पर PIL फाइल हुई थी। नवंबर 2025 में HC यानी हाईकोर्ट ने स्टेट को रिपोर्ट देने के लिए कहा था। 27 जनवरी 2026 को इंट्रीम ऑर्डर पेश हुआ था कि क्वायर लैंड को 31 मार्च तक हैंडओवर करना पड़ेगा। वो उसी समय मैंने जो आपको 3 श्रेणियां बनाई थी उसी समय, लेकिन अभी कंप्लायंस की जो ये हेयरिंग थी केवल 8 किलोमीटर सोची गई है। अगर क्या ये बहुत सारे लोग इस पर हो सकता है सवाल करें, लेकिन ये सीधे तौर पे ममता बनर्जी के वोट बैंक का हिस्सा है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको दिखता हो, यही वोट बैंक है। टीएमसी लगातार कह रही है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये सुरक्षा के साथ जोखिम है। खैर, इस पर चुनाव चल रहा है, इस पर बहुत ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है, फिर भी मुझे लगा कि इस पर किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ा है, लेकिन चुनाव में है। अब देखते हैं दोस्तों, इस पर सरकार अगली बार क्या करती है, कोर्ट अगली बार क्या करती है, और इस दौरान क्या ये हजारों आतंकी जो उस पार बैठे हुए हैं, हजार लाखों घुसपैठिए जो यहाँ आना चाहते हैं, उनको रोकने का कोई तरीका निकलता है, या ये देश इसी तरह राजनीति में उलझा हुआ अपने बच्चों की जान खोता रहेगा। नमस्कार।